तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन केवल पारदर्शी माध्यम में होता है। पारदर्शी माध्यम जैसे जल हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, ठीक है, इन सब में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। यदि प्रकाश की चाल बदलेगी तो प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, यानी प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो अपना स्पीड बदल लेता है, चाल बदल लेगा। जो ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश का चाल बदल जाएगा। जब प्रकाश की चाल बदल जाएगा तो प्रकाश अपना मार्ग भी बदल लेता है, ठीक है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का मेन कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। यदि प्रकाश की चाल में परिवर्तन ना हो तो प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, लेकिन माध्यम जो ही बदलता है, ठीक है, तो प्रकाश अपनी चाल भी बदल लेता है। जब चाल बदलेगा तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है, जब दिशा बदलेगा तो अपने मार्ग से विचलित होगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक रहेगा उस माध्यम को हम लोग बोलेंगे कौन सी, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगा उस माध्यम को बोलेंगे हम लोग सघन माध्यम। यानी जिसमें प्रकाश की चाल बहुत तेज है तो विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम है उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम, ठीक है। इसको एक तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा वो विरल माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसको बोलेंगे सघन माध्यम। अभी ये आप लोग को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि अभी आप लोग अपवर्तनांक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए इसको एक तरीके से और समझते हैं, यानी जिस माध्यम में कणों, यानी जिस माध्यम के कण पास पास रहते हैं उसको सघन माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम के कण दूर दूर रहते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विरल माध्यम बोलेंगे। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, तो हवा के कण दूर दूर रहते हैं तो ये विरल माध्यम हो जाएगा, और जल के कण थोड़ा हवा की तुलना में पास पास रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सघन माध्यम बोल देंगे। उसी तरह कोई अन्य माध्यम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कांच ले लेते हैं और जल ले लेते हैं। अब बताइए जल की तुलना में कांच के जो कण रहते हैं वो बड़ी पास पास रहते हैं, इसलिए सघन माध्यम हो जाएगा, और जल के जो कण होते हैं वो कांच की तुलना में थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, इसलिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात समझिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक रहेगा उसको बोलेंगे कौन सी, विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सघन माध्यम, ठीक है। आप लोग को समझने के लिए एक नियम और बताए हैं, ठीक है, जिसमें यानी जिस माध्यम के कण पास पास रहेंगे सघन माध्यम, जिस माध्यम के कण दूर दूर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, ठीक है। चलिए यानी आप लोग माध्यम भी समझ गए। अब इसमें देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, एक बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, एक बार विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, क्योंकि दो ही माध्यम होता है, चाहे सघन होगा चाहे विरल होगा, ठीक है। दोनों माध्यम में अपवर्तन दो प्रकार से होगा, ठीक है। पहले माध्यम को समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अभी इसको फिगर से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें कहां से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, लेकिन इसी का उल्टा कर लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए इसको फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दो माध्यम लिए हैं, ऊपर कौन सी है, वायु है, नीचे कौन सी है, जल है, ठीक है। ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ठीक है। यानी इन दोनों में देखिए वायु के कण थोड़ा सा होते हैं दूर दूर होते हैं, इसलिए विरल माध्यम हो जाएगा, और जल के कण पास पास होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। यानी हवा में जो चाल होता है प्रकाश का ज्यादा होता है इसलिए का विरल माध्यम, और जल में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम होता है इसलिए कौन सी माध्यम हो गया, सघन माध्यम, ठीक है। अब देख लीजिए इस माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से प्रकाश आ रहा किसमें, सघन माध्यम में, जल क्या है, सघन माध्यम, ठीक है। यहाँ से देखिए एक आपतित किरण, एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग,
आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जहां पर पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु, ठीक है। इस आपतन बिंदु पर देखिए काल्पनिक रेखा खींचते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इस पूरा रेखा कौन सी है, अभिलंब है। अब प्रकाश जब किस माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने कहाँ यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। यानी ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश को तो सीधा निकल जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था, नहीं इधर अभिलंब है ना, देखिए अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया का, ये प्रकाश देखिए इसको सीधा इसे इधर आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं इधर से होकर के गया, कहाँ से, इधर से होकर के गया, थोड़ा सा अभिलंब की ओर चला गया, कहाँ इसको जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन गया थोड़ा सा इधर अभिलंब की ओर थोड़ा भाग गया का, ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में कहीं पर भी जाएंगी ना, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इसी का उल्टा देख लीजिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, ठीक है ना, इसी माध्यम को चेंज कर दीजिए, ठीक है। ऊपर देखिए जल ले लिए, नीचे का ले लिए वायु, ठीक है ना। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है इसलिए विरल माध्यम, जल में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम, ऐसे भी समझ सकते हैं। वायु के कण दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम, जल के कण पास पास होते हैं तो सघन माध्यम। अब प्रकाश देखिए इधर सघन माध्यम से किस माध्यम में आ रही है, विरल माध्यम में, ठीक है। अब बताइए इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यहाँ पर जाकर पढ़ेंगी, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु, ठीक। इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाती हुई, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अभिलंब बोलेंगे, ठीक। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इस प्रकाश की किरणों को तो देखिए सीधा निकल जाना चाहिए इसे ना, देखिए सीधा इसको क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं थोड़ा सा उधर भाग गई है का, यानी अभिलंब से, देखिए अभिलंब है ना, अभिलंब से दूर चली गई का, इसके पहले वाले में देखिए अभिलंब के पास आ रही थी, लेकिन ये अभिलंब से देखिए और दूर चली गई, ठीक है। अभिलंब से क्या हो गई, और दूर चली गई, ठीक है। यानी दो कंडीशन बनता अपवर्तन में, ठीक है। या तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेंगे, यानी अभिलंब के पास आएंगे, या तो अभिलंब से दूर जाएंगे, यानी दोनों कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब से, यानी अभिलंब की ओर आएंगे, अभिलंब के पास आएंगे, और जब सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर जाएंगे, ठीक है। इन दोनों नियम को आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला नियम यही बताया, जब प्रकाश की किरणें कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे तो अभिलंब से दूर भाग जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं हम लोग, आई से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आवर्तन तो हो नहीं रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण किसके किसके बीच में बनेगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, ठीक है। कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को दर्शाएंगे हम लोग किससे, आर से, ठीक है। यानी आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से, ठीक है। यानी आपतन कोण किसके बीच में बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। अपवर्तन कोण किसके बीच में बनता है, ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में क्या बनता है, अपवर्तन कोण। यहाँ पर भी देखिए है आपतन कोण है कौन सी है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। यानी आशा करते हैं आप लोग को अपवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ लेते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम यही कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ही कहता है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग साइन, ठीक है। यानी आपतन कोण की ज्या, यानी जो आपतन कोण आई रहता है उसके साथ हम लोग क्या लेंगे, साइन, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण जो आर रहता है उसके साथ भी क्या लेंगे हम लोग, साइन, यानी साइन आई बटे साइन आर। यानी आपतन कोण को आई बोलते हैं, अपवर्तन कोण को आर। अनुपात को करते हैं यानी बटे कर देंगे, अनुपात निकालने के लिए बटे करेंगे। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। देख लीजिए यहाँ पर हम नियम को लिखे भी हैं, ठीक है।
पहला नियम वही, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए, आपतन कोण कीजिए यानी साइन तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, वही लिखे हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, यानी नियतांक हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े हैं अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन में क्या होता था, ठीक है, ऊपर मान लीजिए कोई अलग माध्यम होता था, नीचे अलग माध्यम है, ठीक है, प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है, इस प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकी जाएगी। इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं गई, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कोण बना है, आपतन कोण आई बना है, यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या बना है, आर बना। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम, पहला नियम पहले ही कहता है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब, मान लीजिए हमारा बोर्ड एक तल है, तो देखिए आपतित किरण देखिए बोर्ड से होते हुए आया है, आपतन बिंदु भी बोर्ड पर ही है, अभिलंब भी कहाँ पर खींचे हैं, बोर्ड पर खींचे हैं। ऐसा नहीं ना कोई बोर्ड से बाहर आ गया है या फिर बोर्ड से अंदर की ओर चला गया, नहीं। ठीक है, इसलिए ये तीनों किस तल में है, एक ही तल में है। दूसरा नियम ही कहता है जो आपतन कोण आई बनेगा और जो अपवर्तन कोण आर बनेगा, ठीक है, इसका साइन लेंगे, इसको इसका भी साइन लेंगे, साइन आई बटे साइन आर का मान हमेशा फिक्स मिलेगा, नियत मिलेगा। ठीक है ना, यानी मान लीजिए ऊपर हम कह दिए हवा है, नीचे कौन सी है, जल है। जब प्रकाश हवा से जल में जाएगा, मान लीजिए यहाँ आपतन कोण निकाल लेंगे, अपवर्तन कोण निकाल लेंगे, दोनों का मान निकालेंगे तो हमेशा फिक्स मिलेगा, जितना मिल जाएगा, ठीक ना, उतना ही हमेशा हवा से जब जल में प्रकाश जाएगा हमेशा उतना ही मिलेगा। ठीक ना, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी होता है, ये नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, एन। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। ठीक ना, अब देख लीजिए इसी नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नियतांक को हम एन से दर्शाते हैं। ठीक, आप जब अगली कक्षा में यानी ऊंची कक्षा में जाएंगे 12वीं में, तो इसको नियतांक को कहीं कहीं म्यू से दर्शाते हैं। ठीक ना, ये 12वीं में पढ़ाया जाता है, अभी आप लोग एन से ही इसको दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एन हो गया, एन को क्या बोलते हैं, नियतांक। ठीक ना, अब इस नियम को एक नियम के नाम से और जाना जाता है। ठीक ना, यानी इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं इसको, स्नेल का नियम। पेपर में कभी कभी पूछ देता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं, स्नेल का नियम जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, वही साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, इस नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम। ठीक ना, यहाँ पर जो एन है ना, इस एन को बोला जाता है यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। मतलब अभी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऊपर एक माध्यम है, नीचे भी एक माध्यम है। ऊपर का दिया कौन सी, वायु है, नीचे का दिए जल है। ठीक ना, देखिए दूठ माध्यम है ना। ठीक ना, हम यहाँ से पूछ दिए कि इस हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। ठीक ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। एन का मतलब यही होता है जो पहल का माध्यम रहेगा इसके सापेक्ष दूसर के माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे उसी को क्या बोलते हैं, एन। अपवर्तनांक का मतलब इसमें कुछ प्रकाश की चाल होगी और इसमें भी कुछ प्रकाश की चाल होगी ना। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी तुलना में इसमें कितना प्रकाश की चाल है, उसी को तो अपवर्तनांक बोलते हैं और कुछ नहीं होता। अपवर्तनांक ठीक ना क्या होता है, यानी इसमें क्या प्रकाश की चाल है और इसमें क्या प्रकाश की चाल है। ठीक ना, उसी दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, इस अपवर्तनांक को दर्शाते हैं किससे, एन से। किससे दर्शाएंगे, एन से। ठीक है, वो यहाँ पर लिखे देखिए, स्नेल का नियम भी कहते हैं नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2, 1 का मतलब यही होता है माध्यम एक, ठीक है, एन मतलब अपवर्तनांक, 2 का मतलब होता है माध्यम 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कौन सी, अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसलिए इसको लिख दिए 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, पहले माध्यम में आपतन कोण आई बना था, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण क्या बना था, आर बना था। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना रहेगा तो 1n2 लिखेंगे। यानी इसको पढ़ना सीख लीजिए क्योंकि अभी आगे बहुत काम देगा इस सवाल बल लगाने में। ठीक ना, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, मान लीजिए 2 पहले लिखा रहा है, 1 बाद में लिखा रहा है, तो वहां पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है,
तो एक, लेकिन यहाँ एक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin i बटे sin r, यानी पहले माध्यम में जो आपतन कोण बनेगा, दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनेगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, उसी को बोलेंगे कौन सी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन के नियम भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, 7-8 उदाहरण लिख दिए हैं। चलिए इनको हम बारी बारी से समझा देते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण देख लीजिए, जब किसी कांच के, ठीक है, कोई कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें आप कोई पेंसिल या फिर कोई भी छड़ रख देते हैं, तो उसको आप लोग बगल से जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है वो जो पेंसिल है वो टूटा हुआ, यानी टूटा हुआ प्रतीत होगा या फिर मुड़ा हुआ थोड़ा सा प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी आप किसी कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें एक पेंसिल डाल दीजिएगा, उसको जब बगल से देखेंगे, ठीक है, तो कांच जो मतलब पेंसिल रहेगा वो सीधा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यानी जहां तक पानी भरा रहेगा वहां तक दिखाई देगा, जहां से पानी खत्म होगा ना वहां से ऐसा प्रतीत होगा वहां से थोड़ा सा उठा हुआ है। क्या हुआ? थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होगा कि मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रकाश मतलब थोड़ा सा क्या होता है, पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो किस कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। यानी कोई भी कांच का गिलास लीजिए या तो बड़ा सा बीकर ले लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कोई छड़ डाल लीजिएगा या फिर पेंसिल डाल दीजिएगा, ठीक है ना, उसको जब साइड से देखेंगे तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। जब मान लीजिए कोई भी गिलास ले लीजिए, ठीक है, उस गिलास के अंदर एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है, उस सिक्के को जब ऊपर से देखेंगे ना वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा। ये भी किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ठीक है ना। आप लोग मान लीजिए कभी तालाब उलाब में गए होंगे, नदी उदी में गए होंगे, नहर वहर आपके वहाँ होगा तो वहाँ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत होगा जब नदी या फिर नहर में जब देखते हैं तो मान लीजिए जब कम पानी रहता है, थोड़ा सा जब पानी एकदम साफ रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहर में जो तली है, जो जमीन है वो पानी में दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है बहुत कम गहरा है, लेकिन वास्तव में वहां पर जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा गहरा पता चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, तो जो नहर का तली है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। जो चाहे नहर हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, उसका जो तली होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। जैसे सिक्का उठा हुआ प्रतीत हो रहा था वैसे तली भी उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग रातों में देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे आसमान में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। अभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो हम विस्तार से पढ़ेंगे तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ठीक है, क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। बस अभी इतना समझ लीजिए कि अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। कांच के गिलास में रखा चम्मच का मुड़ा दिखना, ठीक है। अब वही सेम चीज, जो जैसे मान लीजिए इसके पहले कांच के गिलास में पेंसिल रख लेते हैं तो पेंसिल मुड़ा हुआ दिख रहा था, और चम्मच रख देंगे तो चम्मच भी ऐसा प्रतीत होगा कि मुड़ा हुआ यानी टूटा हुआ प्रतीत होगा। कब? आप लोग घरे आप लोग प्रयोग करके देख सकते हैं। कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें डाल लीजिएगा, बगल से देखेंगे तो ऐसा होगा कि जहां से पानी खत्म होगा ना वहां से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और आप लोग देखे होंगे गर्मी के महीने में जब आप लोग कहीं हाईवे पे जाते हैं तो देखते होंगे दूर सड़क पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर पानी है, लेकिन वहां पर जाते हैं तो पानी नहीं रहता है। फिर वहां से आगे दिखाई देगा आगे पानी है, फिर भी वहां पर पानी नहीं रहता। तो ये भी किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो कंसेप्ट लगता है, यहाँ पर पूरा आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों के होता वहां पर, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बस इतना समझिए वहां पर भी क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तभी वह क्या हो रहा है, यानी वहां दूर सड़क पर हमको पानी
प्रतीत होता है, ठीक ना। तो ये भी अपवर्तन का एक एग्जाम्पल है, ठीक ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लिए। कांच की बोतल से देखने पर वस्तुएं टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। मान लीजिए आपके वहाँ कोई कांच का बोतल रहेगा ना, उस कांच के बोतल से देखेंगे ना तो कांच के बोतल के जो दूसरी साइड में वस्तुएं रहेंगी ना वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? टेढ़ी मेढ़ी। वैसे भी देख लीजिए आपके वहाँ प्लास्टिक का बोतल होगा, ठीक ना, उस बोतल में पानी भरा रहेगा, उस भरे पानी, ठीक ना, मान लीजिए पानी भरा है, उसमें आप लोग जब देखेंगे ना जो पानी के उधर वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी उतनी अच्छे से, लेकिन जो भी दिखाई देंगी ना थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देंगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देंगी। तो क्यों? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मान लीजिए कोई कांच का बोतल ले लीजिए या फिर कोई नॉर्मल सा बोतल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें से जब देखेंगे तो उसके दूसरी साइड में जो वस्तुएं रहेंगी वो मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक ना। चलिए अगला एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आप लोग देखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, ठीक ना, सूर्य थोड़ा सा दूर, बहुत दूर आता है, तो वहां से जब प्रकाश की किरणें आती है ना तो वायुमंडल में बहुत सारा मतलब प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन होते रहता है। इसलिए हम लोग जब सुबह सूर्य को देखते हैं ना वो रियल सूर्य नहीं देख पाते, एकदम सुबह एकदम भोर की बात कर रहे हैं, जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य निकलता है ना, ठीक ना, तो यानी सूर्योदय होने से पहले हमको सूर्य दिखाई देता है, यानी जिसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय, यानी सूर्योदय होने से कुछ समय पहले ही हम लोग सूर्य देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सूर्य कहाँ पर है? वायु में स्थित है एक तरह से, ठीक ना। और जब वायु में है तो उसके चारों तरफ क्या है? मान लीजिए हवा से, मतलब वायु में जब है तो वहां से बहुत सारे प्रकाश निकलेंगे, तो वायु से उसका अपवर्तन होते होते, ठीक ना, तो ऐसा प्रतीत होगा सूर्य थोड़ा सा उठा हुआ हमको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उठा हुआ दिखाई देगा, यानी सूर्योदय हुआ नहीं है फिर भी उठा हुआ प्रतीत हो रहा है हमको, सूर्य पहले दिखाई दे दिया, मतलब रियल सूर्य नहीं देख पाते हम लोग, इसी को बोलते हैं कौन से? अग्रिम सूर्योदय, यानी सूर्योदय होने के पहले ही सूर्य दिखाई दिया। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो क्यों लिखे हैं? सूर्योदय वास्तविक समय से पहले दिखाई देता है हमको, यानी सूर्योदय होने के पहले ही हम लोग सूर्य देख पाते हैं। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये रहा कुछ प्रकाश के अपवर्तन के कुछ कौन सी उदाहरण, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब अपवर्तनांक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को बताता है, यानी किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, ये कौन बताएगा? तो अपवर्तनांक बताएगा, ठीक है ना। जिस माध्यम की अपवर्तनांक अधिक रहेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक रहेगा। तो देख रहे हैं अपवर्तनांक से ही हम लोग क्या पता कर ले रहे हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, ठीक है। तो ये कौन बताता है? तो अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। तो अब अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे वाले को बोलते हैं कौन सी? सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक कैसे निकलता है? तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमको दो माध्यम का तुलना करना पड़ता है ना, कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, फिर ठीक ना, फिर दोनों को, यानी दोनों के आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या करते हैं हम लोग? भाग करते हैं, तब क्या मिलता है हमको? अपवर्तनांक मिलता है, ठीक ना। तो उसी तरह, ठीक ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए, ठीक ना। यानी जब प्रकाश की किरणें, ठीक, निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में जा रही हो, ठीक है। जिसमें मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जो हवा से किसी भी माध्यम में जा रहा है, मान लीजिए हवा से जल में जा रहा है, हवा से कांच में जा रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर जो अपवर्तनांक मिलेगा उस अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे हम लोग? निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो हम यहाँ परिभाषा में लिख सकते हैं, ठीक है, वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी जब प्रकाश की किरणें हवा यानी वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाती हैं तो हवा में जो आपतन कोण बनेगा और उस माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनेगा, इन दोनों के यानी जया का अनुपात यानी साइन का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। यानी इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा ठीक है कठिन है लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिखे भी हैं, यानी यदि प्रकाश का अपवर्तन क्या निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसको फिगर से चलिए इसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, ऊपर का दिए वायु है या फिर निर्वात है, या फिर कौन सी है? निर्वात है।
अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। हमारे एक माध्यम है, माध्यम को मान लीजिए कांच है, ठीक है। एक माध्यम कोई भी हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बताइए, ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। कहाँ देखिए, इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं गया, अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपतन कोण I बनेगा, अपवर्तन कोण R बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाश की किरणें देखिए वायु या निर्वात से आ रही है कहाँ, किसी माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक मिलेगा इसी को बोलेंगे हम लोग कौन सी, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए वायु या निर्वात में देखेंगे आपतन कोण कीजिएगा और यहाँ अपवर्तन कोण कीजिएगा कि अनुपात को ही तो हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, नियतांक बोलते थे, उसी नियतांक को अपवर्तनांक बोलेंगे। अपवर्तनांक को हम लोग किससे दर्शाएंगे, n से, ठीक है। यानी साइन I बटे साइन R बराबर n, जो ये ना यहाँ पर मिलेगा वो कैसा अपवर्तनांक होगा, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। यानी बता देंगे जब प्रकाश की किरणें कहाँ से, जब प्रकाश की किरणें वायु या निर्वात से किसी भी माध्यम में जा रही हैं, यानी जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब वहां आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक सुन लीजिए किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, ठीक है, वायु या निर्वात को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी किसी माध्यम से किसी माध्यम में होता है ना अपवर्तन, ठीक है, तो वहां पर जो अपवर्तनांक मिलेगा उस अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे हम लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर का दिए, मान लीजिए कांच है, ऊपर क्या है, कांच है, नीचे कौन सी है, जल है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस पे क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। ऊपर देखिए कौन माध्यम है, सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाता है, ठीक है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है, ठीक है। इसको देखिए सीधे जाना चाहिए, नहीं दूर भाग गया। यहाँ आपतन कोण I बनेगा, यहाँ अपवर्तन कोण R बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यहाँ बताइए कहीं वायु आया, नहीं, कहीं बताइए यहाँ निर्वात आया, तो नहीं, ठीक है। वायु या निर्वात को छोड़ करके बाकी देखिए अपवर्तन हो रहा है, कहाँ, कांच से किसमें, जल में प्रकाश जा रहा है, यानी अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अपवर्तनांक मिलेगा उस अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। यदि मान लीजिए इसको माध्यम 1 मानना है, इसको माध्यम कितना मानना है, 2 मानना है, तो इसको बोलेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको लिखना हम सिखा दिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, 1n2, ठीक है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। यदि इसको पहला माध्यम मानना है, इसको दूसरा माध्यम मानना है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1n2, ठीक है। तो यानी अपवर्तनांक को लिखना भी आप लोग सीख गए। अब मान लीजिए हम कह दिए, मान लीजिए इसको माध्यम 1 और 2 नहीं मान रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, कांच और जल ही बोलेंगे, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसके, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको लिखेंगे कैसे, कांच को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे G से, क्योंकि G फॉर ग्लास, ग्लास मीन्स का होता है कांच, और जल को लिखेंगे W से, W फॉर वाटर, वाटर मीन्स का होता है जल। अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे Gn और कौन सी, W, ठीक है। ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका हो गया। कौन अपवर्तनांक है, सापेक्ष, किसके, यानी देख लीजिए कांच के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यही मान लीजिए प्रकाश की किरणें यदि जल से कांच में जा रही होती तो वहां लिखते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ बताइए कहीं हवा या निर्वात आया, तो नहीं, हवा या निर्वात को छोड़ करके अपवर्तन होगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक। हवा या निर्वात से किसी माध्यम में होगा तो वहां कौन अपवर्तनांक मिलेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग अपवर्तनांक को भी अच्छे से सीखे होंगे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से हम लोग क्या पता कर पाएंगे, तो अपवर्तनांक से हम क्या पता कर पाते हैं, प्रकाश की चाल किसमें अधिक है किसमें कम है, ठीक है। यानी अपवर्तनांक मान लीजिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगा। मान लीजिए किसी माध्यम में का अपवर्तनांक बहुत कम है तो वहां प्रकाश की चाल अधिक रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो हवा का होता है, ठीक है। कितना होता है, हवा का होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो हवा का होता है, ठीक है। यानी निर्वात का होता है, निर्वात में तो हवा रहता नहीं, यानी मान लीजिए किसका होता है, सबसे कम हवा का होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को अपवर्तनांक भी अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए पढ़ लेते हैं कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, ठीक ना। यानी किसी पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक ना, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। यानी किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना रहेगा हमको, ठीक ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जो माध्यम, यानी जो पदार्थ लिए हम लोग, मान लीजिए कांच लिए हैं कि जल लिए हैं, ठीक ना, उसमें प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो n बराबर हमको फार्मूला मिल गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाते हैं किससे, c से, और माध्यम में कोई भी माध्यम रहेगा, ठीक ना, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक ना, तो वहां पर प्रकाश की चाल को दर्शाएंगे किससे, हम लोग v से दर्शाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ फार्मूला मिल गया n बराबर c बटे v। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे v मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो n बराबर c बटे v मिल गया, ठीक है। अब देखिए c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं c बराबर क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी c का मान हमको हमेशा कितना लेना पड़ेगा, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और v का मान आपको क्वेश्चन में देगा, क्या देगा, मान लिया जल में प्रकाश की चाल तो v का मान दे दिया, कांच में प्रकाश की चाल तो दे दिया, एल्कोहल में प्रकाश की चाल तो वो भी दे दिया, मान लिया केरोसिन मिट्टी के तेल में प्रकाश की चाल तो वो भी दे देगा, ठीक है। यानी जो भी माध्यम, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना रहेगा उस माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल आपको देगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल देगा। और c का मान आपको तो पता होना चाहिए, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यानी अपवर्तनांक यानी n, प्रकाश की चाल c, ठीक है। यानी अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में यही संबंध होता है, n बराबर c बटे v। c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, ठीक है, वही लिखे भी हैं, किसी पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। n बराबर c बटे v, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हमको अपवर्तनांक निकालने के लिए एक फार्मूला और प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ v1 बटे v2 करके भी इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो निर्वात में प्रकाश की चाल ले रहे थे, अब मान लीजिए निर्वात नर है, अब यहाँ दो माध्यम कर दिया, मान लीजिए एक माध्यम एक है, एक माध्यम दो है। जैसे मान लीजिए एठोरे को कांच मान ले रहे हैं, एठोरे को जल मान ले रहे हैं, यहाँ तो निर्वात नहीं आएगा ना, हो सकता है कांच से प्रकाश जल में जाए, जल से प्रकाश कांच में जाए, ठीक है। अब इन दोनों मतलब इन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष हमको अपवर्तनांक निकालना रहेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कर रहा है यदि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही हो तथा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या हो, v2 हो, तो ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1n2, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे यानी माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल रहेगा और माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल रहेगा, दोनों का अनुपात निकालेंगे, नहीं बटे, वही देख लीजिए, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी v1 बटे v2, है माध्यम 1 वाला है, माध्यम 2 वाला है, ठीक है। यानी मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इसको और अच्छे से समझिए, मान लीजिए दो माध्यम है, ठीक है, ऊपर का दिया कौन सी है, कांच है, ठीक है, नीचे का दिए जल है, दूठ माध्यम हो गया ना, यहाँ पर चाल कितना होगा, v1 हो गया, यहाँ पर चाल कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। अब बताइए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना रहेगा, ये तो माध्यम 1 है, माध्यम 2 है, इन दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, भाग कर लेंगे, यानी v1 बटे v2, तो वही मिल गया हमको कौन सी अपवर्तनांक, क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1n2 बराबर v1 बटे v2, यानी पहले में जो चाल रहेगा, ठीक है, प्रकाश का, और दूसरे में जो चाल रहेगा प्रकाश का, दोनों को आपस में भाग कर लेंगे, पहले में दूसरे वाले से, ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 1n2 बराबर v1 बटे v2, पहला माध्यम तो ऊपर पहला में प्रकाश की चाल, बाद में दूसरे माध्यम तो दूसरे में प्रकाश की चाल, दोनों को भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देख रहे हैं अपवर्तनांक निकालने का हम लोग 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े थे, अपवर्तनांक यानी 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये भी तो अपवर्तनांक निकलता है। एक तो देखिए अपवर्तनांक n बराबर c बटे b, ये भी निकल गया। एक अपवर्तनांक 1n2 यानी 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी v1 बटे v2। तो अपवर्तनांक निकालने का 3 फार्मूला मिल गया, इन तीनों फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे।
तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं जब किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है। यानी कोई भी प्रकाश रहे जब वह माध्यम चेंज करेगा तो विचलित होगा करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग अपवर्तन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि उसी प्रकाश की किरण को मान ली दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भेजा जाए तो जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग से फिर वापस आएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं कौन सी, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक माध्यम 1 है, एक माध्यम 2 है, ठीक है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश को भेजा, कुछ विचलित हो गया, लेकिन उसी प्रकाश को माध्यम 2 से माध्यम 1 में भेजेंगे तो जैसे जैसे प्रकाश गया वैसे फिर वापस चला आएगा, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 माध्यम लिए हैं, ऊपर वायु है, नीचे कौन सी है, कांच है। 2 माध्यम में, एक वायु एक कांच, ठीक है। यहाँ देखिए वायु से जब कांच में हम लोग प्रकाश को भेज रहे हैं तो देखिए इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गया क्योंकि सघन माध्यम है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा विचलित हो गया ना, इसको मान लिया माध्यम क्या मान रहे हैं, इसको 1, ठीक है। माध्यम क्या मान रहे हैं, 1 है, कौन सी माध्यम 2, ठीक है। माध्यम क्या है, 2 है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब प्रकाश जा रहा है, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश जा रहा है तो देख रहे हैं थोड़ा सा विचलित हो रहा है, लेकिन इसी प्रकाश को माध्यम 2 से माध्यम 1 में भेजेंगे ना, फिर जैसे जैसे आया ना इसी से वापस लौट जाएगा। यानी जिस तरह से आया है उसी तरह से वापस लौट जाएगा। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। अब चलिए, अब इससे भी कुछ फार्मूला बनता है, इसको भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहाँ प्रकाश देखिए वायु से किस में आ रहा है, कांच में, ठीक है। तो यदि यहाँ अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कब, जब प्रकाश वायु से कांच में आएगा तब। वही लिखे हैं, देख लीजिए, जब प्रकाश वायु से कहां पर आ रहा हो, कांच में आ रहा हो, ठीक है। जब प्रकाश वायु से कांच में आ रहा हो तो देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु को ए से दर्शाएंगे क्योंकि ए फॉर एयर, एयर मींस का होता है वायु, जी फॉर ग्लास, ग्लास मींस का होता है कांच, ठीक है। तो कांच को जी से दर्शा रहे हैं, वायु को ए से दर्शा रहे हैं, ठीक है। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, साइन आई बटे साइन आर करके, ठीक। यानी देख रहे हैं वायु में जो आपतन कोण बनेगा, ग्लास यानी कांच में जो अपवर्तन कोण बनेगा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। तो ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। कब निकला है, जब प्रकाश वायु से कहां जा रहा था, कांच में। चूंकि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ रहे हैं हम लोग, अब क्या करने जा रहे हैं, अब प्रकाश को कांच भेजेंगे, कांच से वायु में भेजेंगे, उसी मार्ग से वापस चल जाएगा ना। अच्छा, जब प्रकाश देखिए वायु से कांच में आ रहा था तो भाई आपतन कोण था, भाई अपवर्तन कोण था, लेकिन जब प्रकाश इधर से जाएगा तब भाई आपतन कोण हो जाएगा, भाई अपवर्तन कोण हो जाएगा। यानी जब प्रकाश कहां से, कांच से वायु में जाएगा तब। यहाँ पर देखिए लिखें, जब प्रकाश कांच से कहां जाएगा, वायु में। जब कांच से वायु में जाएगा तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्या, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो बताइए अब देखिए कांच में कोण कितना बन रहा है, कांच में कोण आर। जब प्रकाश इधर से जाएगा तो आपतन कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण ऊपर आता है ना, तो आपतन कोण यहाँ का हो जाएगा आर, ठीक है, यानी साइन आर हो जाएगा। अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा यहाँ आई, तो साइन आई नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी GNA यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन आर बटे साइन आई। आर क्यों ऊपर गया, क्योंकि देखिए यहाँ आपतन कोण आर बन गया था, अपवर्तन कोण कितना बना आई, ठीक। आपतन कोण ऊपर आता, अपवर्तन कोण नीचे रहता। अब देखिए ध्यान से, यहाँ साइन आई ऊपर है, यहाँ साइन आई नीचे है। यार दोनों को ऊपर मतलब दोनों को सेम से बनाना रहे तो इसको पलटना पड़ेगा का, तो इसको पलटेंगे तो देखिए साइन आई ऊपर चल जाएगा, आर नीचे, साइन आई बटे साइन आर। जब इसको पलटे था यो पलट जाएगा, तो देखिए पलट करके मान ली इसके बटे 1 रहा था, पलटेंगे तो 1 बटे कितना हो गया, GNA कितना हो गया, GNA पलट दिए तो 1 बटे GNA, ठीक है। इधर क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ मिल रहा का, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाई दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे किससे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे, 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे क्या हो रहा है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा ना, इधर कितना बचेगा, ANG कितना बचेगा, ANG बराबर इधर कितना बचेगा, 1 बटे GNA कितना, 1 बटे GNA, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, कहीं ये जो फार्मूला मिला है ये एक दूसरे का
उल्टा है क्या, मतलब यहाँ पर देखिए जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है वो विलोम माने उल्टा होता है किसके, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। मतलब हम कह दिए यही कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए 1/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/1 हो जाएगा, पलट दीजिएगा। हम कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/5 है, तो जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक 5/3 हो जाएगा। विलोम मतलब वही उल्टा है ना, पलट करके यहाँ लिख दिया है, यानी ANG बराबर 1/GN। मतलब जो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है वो 1/, है क्या, कांच के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक है। ठीक है, देख रहे हैं हवा और कांच का अपवर्तनांक, यहाँ कांच और हवा का अपवर्तनांक यानी उल्टा एक दूसरे का है, ठीक है ना, विलोम होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको जो अपवर्तनांक दिया रहेगा उसको भी निकालना रहेगा तो उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो माध्यम रहेगा, ठीक है, उन दोनों माध्यमों में जो अपवर्तनांक रहेगा ना, मान लीजिए एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष दिया रहेगा और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष पूछेगा, तो क्या कर देंगे, पलट करके हम लोग लिख देंगे, हम लोग का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकाश की किरणों की उत्कोणीयता किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसी प्रकाश को दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में भेजेंगे तो उसी मार्ग से वापस आ जाएगा, लौट आएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस क्या होता है, तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। यानी लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों या फिर एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस। यानी लेंस में दो पृष्ठ होंगे, या तो दोनों गोली होंगे या फिर एक गोली पृष्ठ होगा और एक समतल होगा। इस प्रकार के माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता उत्तल लेंस और दूसरा होता कौन सी, अवतल लेंस। ठीक है, मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस, दूसरे वाले को बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, अब चलिए इनको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। यानी उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, देख लीजिए उत्तल लेंस का यहाँ फिगर बना हुआ है। यानी एक ऐसा लेंस जो बीच में क्या है, मोटा है तथा किनारों पर पतला है, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, तथा एक ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला रहता है, इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस का परिभाषा मतलब फिगर यहाँ पर बना है, यानी एक ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, तो लेंस कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक को बोलते हैं कौन सी, उत्तल लेंस, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, यानी ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, तथा एक ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल लेंस। ठीक है, अब देख लीजिए जो उत्तल लेंस है ना, इसका एक नाम और होता है, इस उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो उत्तल लेंस है ना, यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है। अभिसरित करने का मतलब प्रकाश की किरणों को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर देता है। जब एक ही स्थान पर इकट्ठा कर देता है, अभिसरित कर देता है, इसलिए इस लेंस को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, अभिसारी लेंस। और इस लेंस को, अवतल लेंस को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को, ठीक ना, फैला देता है। यानी जब यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी अपसरित कर देता है, इसलिए इस लेंस को का दूसरा नाम कौन सा होता है, अपसारी लेंस। ठीक ना, देख लीजिए, यानी अब तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं सब बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक ना, पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, लेंस। लेंस किसे कहते हैं, एक समान पारदर्शी माध्यम जो दो गोली पृष्ठ या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कौन सी, उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा बताएं, जो लेंस किनारों से क्या होते हैं, पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि देखिए यानी बहुत सारे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जब उत्तल लेंस में पड़ रहे हैं तो उत्तल लेंस देखिए सभी प्रकाश की किरणों को एक ही स्थान पे इकट्ठा कर दिया, का देखिए सबको एक ही स्थान पे मोड़ करके इकट्ठा कर दिया, इसलिए इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग
अभिसारी लेंस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस। ठीक, उसी तरह देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो लेंस किनारों से मोटे तथा बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं, उसे हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? अवतल लेंस। तथा यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, अवतल लेंस पे पड़ रही हैं, तो अवतल लेंस देखिए प्रकाश की किरणों को देखिए फैला दिया। का सीधे जा रही थी दो प्रकाश की किरणें, दोनों को देखिए फैला दिया, इसलिए यानी प्रकाश के किरणों को पसार दिया, इसलिए अपसारी लेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस, यानी प्रकाश की किरणों को पसार दे रहा, नहीं फैला दे रहा। ठीक है, तो अपसारी लेंस है ये अभिसारी लेंस। ठीक है, यानी उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस। ठीक है, तो आशा करते हैं कितना आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं गोली लेंसों, यानी जो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, यानी प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, यानी सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उनको ज्यादा देर न करते हुए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस तल क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, इन सब को हम लोग पढ़ लेते हैं, इनको हम पढ़ करके समझ लेते हैं कि क्या होता है, इनका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं लेंस है। अब लेंस देखिए दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है का, यानी लेंस में देखिए चाहे दो पृष्ठ होंगे, चाहे दोनों गोली होंगे, या फिर एक गोली या एक समतल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं यानी लेंस यानी उत्तल और अवतल लेंस पढ़ रहे हैं, इन दोनों लेंसों में गोली पृष्ठ लगा रहेगा, दोनों का दोनों पृष्ठ क्या रहेगा? गोली पृष्ठ रहेगा। ये जो दोनों गोली पृष्ठ रहेगा ना, ये दो गोले का भाग रहता है। कितने गोले का भाग रहता है? दो। मतलब चाहे उत्तल लेंस बने चाहे अवतल लेंस बने, ठीक ना, उसको बनाने के लिए हमको के गोले की आवश्यकता पड़ेगी? दो गोले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको उत्तल लेंस बनाना रहेगा तो एक गोला कोई इधर से रहेगा, एक गोला कोई इधर से। देख लीजिए इस गोले को इधर से काट दीजिए, ठीक ना, इस गोले को इधर से काट दीजिए और इस गोले को इधर से काट दीजिए। अब बताइए, देखिए एक लेंस बन गया का। इस लेंस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस भी बनाना रहेगा तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक गोला इधर है और एक गोला इधर है, ठीक है, इसको इधर से काट दीजिए, ठीक है, और इसको इधर से काट दीजिए। ठीक है, चलिए इनके दोनों सिरों को इसे मिला दीजिए। अच्छा बताइए, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये अवतल लेंस है का। तो देख रहे हैं चाहे कोई भी लेंस रहे, उत्तल लेंस भी रहे या फिर अवतल लेंस रहे, ये क्या गोले से मिलके बना रहता है? दो गोले से। अच्छा बताइए, जब दो गोले से मिलके बना हुआ है तो इसका सेंटर क्या ठो मिलेगा? दो ठो सेंटर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। मतलब इस लेंस का देखिए, ये जो लेंस बना है दो गोले से बनाना है, यानी एक गोला इधर से था, ठीक ना, और एक गोला कहाँ था? इधर से था। अब बताइए इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस गोले का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। उसी तरह इसको देखिए, इसको फिर से बना देते हैं, नीचे बना लेते हैं। चलिए, यानी यहाँ पर देखिए एक गोला लिए थे, एक गोला इधर लिए थे, ठीक है। चलिए इसको इधर से हम लोग क्या कर दिए थे? काट दिए थे, इसको इधर से काट दिए थे, ठीक है। अब देखिए एक लेंस बना है, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बन गया होगा, घबराइएगा मत, ठीक है। इधर देखिए, इधर से भी गोला था और इधर से भी क्या था? गोला था। तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा। तो देख रहे हैं चाहे कोई भी लेंस रहे, अवतल लेंस रहे या फिर उत्तल लेंस रहे, उसका क्या वक्रता केंद्र मिलेगा? दो ठोरा। तो वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं? सी से। लेकिन यहां दर्शाएंगे हम लोग, इसको C1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र को किससे दर्शाएंगे? C1 से और C2 से। पता चला ना क्यों दो ठोरा वक्रता केंद्र है? क्योंकि यह कोई भी लेंस रहे, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, क्या गोले से मिलकर बना है? दो गोले से। इसका सेंटर का ठो मिलेगा? दो ठो मिलेगा। एक ठो बोलेंगे C1, दूसरे को C2। उसी तरह इसका भी देखिए C1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा C2 हो जाएगा, ठीक है। अब वक्रता केंद्र का परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे उस गोले के केंद्र को, देखिए उस गोले के केंद्र को जिससे यह लेंस बना है, उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको दर्शाएंगे किससे हम लोग? C1 और C2 से। पहला परिभाषा तैयार हो गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले वही था ना, कौन सी? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा कैसे लिखेंगे? उस गोले के केंद्र को जिससे ये लेंस बना है, उसे हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिससे यह लेंस बना है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग C1 और C2 से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा परिभाषा कौन सी है, मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ बगल में लिख दिए कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, कितनी परिभाषाएं पढ़ेंगे सबको लिख दिए बगल में, ठीक है। दूसरा परिभाषा कौन सी है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका क्या ठो सेंटर मिला, 2 ठोरा। इन्हीं दोनों सेंटर को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। मतलब इस यानी यहाँ जो C1 मिला और क्या मिला C2, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए पूरा गोलक की आवश्यकता नहीं है तो हम पूरा गोलक को मिटा दे रहे हैं, खाली लेंस वाला भाग छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पता चल रहा है ना, ये कौन सी है, उत्तल लेंस है, ठीक है। हाई कौन सी है, अवतल लेंस है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए अवतल लेंस को और अच्छे से बना देते हैं। देखिए अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से ऐसा बनाना, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से बना, जो किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला होता है, ठीक है। इसका सेंटर C1 इधर मिला है, इसका सेंटर C2 इधर मिला, ठीक है, यही मिला ना। अब हम लोग मुख्य अक्ष पढ़ रहे हैं तो मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे लिखेंगे, यानी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष, ठीक है। यानी ई कौन सा हो गया, इसका मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा कैसे लिखेंगे आप लोग, यानी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। उसी तरह इसमें भी देखिए लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये भी क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब बताइए हम लोग 2 परिभाषा सीख लिए, वक्रता केंद्र का और मुख्य अक्ष का। तीसरा प्रकार कौन सी है, प्रकाशिक केंद्र है। अब चलिए प्रकाशिक केंद्र को भी सीख लेते हैं। तो लिखेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, कौन सी लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। या फिर छोटा करके इसको भी लिख सकते हैं, लिखेंगे लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। यानी जब अपवर्तन होगा तो वो मुड़ेंगी नहीं इधर उधर, बल्कि सीधा निकल जाएंगे। तो उस बिंदु को, यानी जिस बिंदु से सीधे निकलेंगे उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये कहाँ रहेगा, लेंस के बीच में, ठीक है। देखिए लेंस के बीच वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। कहीं देखिए प्रकाशिक केंद्र भी मुख्य अक्ष पे स्थित है का, इसीलिए पहले में ही बोले हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, ठीक है, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें यानी अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। देखिए सीधे निकल गई का, किस बिंदु से, इसी बिंदु से, इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ये कौन सा हो गया, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। चलिए एक एक को आराम से समझते जाइए, ठीक है, समझ लेंगे तो आप बना करके भी लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी देखिए लेंस का एक का हो गया प्रकाशिक केंद्र होगा ना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधा निकल जाती है बिना विचलन के, ठीक है। जिस बिंदु से बिना विचलन के सीधे निकल जाएंगे उसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र। इसका एक हो गया प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र भी हम लोग समझ लिए। अब अगला परिभाषा कौन सी है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उस गोले के त्रिज्या को, क्या लिखेंगे, उस गोले के त्रिज्या को जिससे यह लेंस बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या यानी उस दर्पण के, ठीक है, त्रिज्या को जिससे दर्पण, उस गोले के त्रिज्या को जिससे दर्पण बना था उसे हम लोग क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। वही सेम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ लेंस है तो यहाँ का लिखेंगे उस गोले के त्रिज्या को जिससे लेंस बना हुआ है। अच्छा बताइए, ध्यान सुनिएगा, हाई इधरियन से एक गोला इधर था का, एक गोला इधर था और एक गोला इधर था, ठीक है। अब ये गोला है तो का, इसका जब सेंटर है तो का त्रिज्या नहीं मिलेगा, मिलेगा था। ये देखिए ये त्रिज्या है का इसका, ठीक है, हाई इसका त्रिज्या का, तो इसी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी उस गोले का, यानी इस गोले का जितना त्रिज्या रहेगा या फिर इस गोले का जितना त्रिज्या रहेगा उसी के त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का वक्रता त्रिज्या। उसी तरह इसमें भी देखिए इधर से जो गोला बनेगा उसका भी त्रिज्या, इधर से भी जो गोला बनेगा उसका भी कुछ त्रिज्या रहेगा, ठीक है। इसी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का वक्रता त्रिज्या। परिभाषा कैसे लिखेंगे, उस गोले के त्रिज्या को जिससे लेंस बना है, ठीक है, उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चलिए वक्रता त्रिज्या भी हो गया। दर्पण का द्वारक,
कुछ सॉरी दर्पण करें, लेंस का द्वारा करें, लेंस का द्वारा किसे कहते हैं? तो द्वारक देख लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, लेंस के दोनों सिरों, देखिए दोनों सिरों के व्यास को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का द्वारक। कुछ मस्त सिंपल सी बात हम समझिए, लेंस के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को बोलते हैं दर्पण, लेंस का द्वारक। ठीक है, बार बार दर्पण याद आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग दर्पण पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, यानी लेंस के, ठीक है, दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का द्वारक। उसी तरह देखिए, इस लेंस के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग? लेंस का द्वारक हो गया। ठीक है, कितना आसान है, लेंस का द्वारक भी। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सी है? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फोकस दूरी तभी समझ में आएगा जब आपको फोकस बिंदु भी मतलब समझ रहेंगे, तब फोकस बिंदु पता होगा तभी। लेकिन फिर भी इसका परिभाषा हम बता देते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं? लेंस के कहां से? प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब से समझिए इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस बना रहे हैं, इस लेंस को आप लोग जानवा करते हैं कौन सी है? उत्तल लेंस है। ठीक है, चलिए, है क्या हो गया इसका? है प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब मान लीजिए है प्रकाशिक केंद्र हो गया, अब यहीं पर इसका कौन सी फोकस बिंदु है? अभी फोकस बिंदु को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु की दूरी को लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज सीखने वाली बात है। अच्छा, क्या गोले से मिलके बना है? दो गोले से मिलके बना है, इसलिए जब इसका दो ठो सेंटर मिल रहा है, दो ठो वक्रता केंद्र मिल रहा है, ठीक है, तो दो ठो वक्रता त्रिज्या भी मिलेगा। और दो ठो जब वक्रता त्रिज्या है तो दो ठो इसका फोकस भी मिलेगा। और जब दो ठो फोकस मिल गया तो किसको हम लोग मुख्य फोकस बोलेंगे? जैसे दो फोकस मिलेगा, एक ठो बोलेंगे प्रथम फोकस, एक ठो बोलेंगे द्वितीय फोकस। यानी इसमें दो फोकस मिलेगा, एक ठो इस वाले गोले के लिए, एक ठो इस वाले गोले के लिए। ठीक है, तो इधर रहेगा F1, इधर रहेगा क्या बोलेंगे? F2। ठीक है, तो इसी F1 और F2 में से एक ठो को बोलेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए अभी उसको हम लोग समझेंगे विस्तार से। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या सीख रहे थे? फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह है, देखिए अवतल लेंस है, इसमें भी आप लोग क्या फोकस दूरी का परिभाषा यदि लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे? प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, फोकस इसका इधर रहता है, अभी बताएंगे फोकस, यानी मुख्य फोकस इधर क्यों रहता है, इसमें उधर क्यों रहता है। बस आराम से आप लोग बने रहिए, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी। तो देख लीजिए, प्रकाशिक केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए फोकस दूरी भी समझ में आ गया। अब कौन चीज सीखेंगे हम लोग? फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? लिखेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुख्य फोकस मिला है ना, यहाँ पर मुख्य फोकस है, ठीक है, इसी मुख्य फोकस से ऐसा कोई तल गुजर रहा है जो कहाँ मुख्य अक्ष कैसा है? लंबवत है। मुख्य अक्ष से कैसे है? लंबवत है। तो इसी तल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत तथा कहाँ से होकर गुजर रहा है? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक फोकस इसका इधर मिला है, मान लीजिए F2, तो F1 भी इधर कहीं मिला होगा, यहाँ से भी कोई तल गुजरेगा तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस तल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इधर F2 मिला, इधर किसका क्या रहेगा? F1 रहेगा। ठीक है, तो इधर से भी कोई तल गुजरेगा तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस तल बोलेंगे। ठीक है, फोकस तल का परिभाषा कैसे लिखेंगे? मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत रहेगा, मुख्य अक्ष उसके लंबवत, लेकिन कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस तल भी बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए मेन चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, कौन सी? फोकस, मुख्य फोकस। यानी प्रथम फोकस को मुख्य फोकस बोलेंगे कि द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग सीखते हैं कौन सी? मुख्य फोकस किसे बोलेंगे? प्रथम वाले को बोलेंगे कि द्वितीय वाले को बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पहले एक लेंस बना लेते हैं। पहले उत्तल लेंस के लिए समझेंगे, फिर अवतल लेंस के लिए। ठीक है,
चलिए यानी यहाँ पर एक लेंस बना लिए हैं, इस लेंस को का बोलते हैं हम लोग, उत्तल लेंस, ठीक है। इस लेंस का नाम क्या है, उत्तल लेंस। चलिए उत्तल लेंस हो गया। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। अब आप लोग बारी बारी से बोलिए क्योंकि पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हमेशा दर्शाते हैं हम लोग ओ से। किससे दर्शाएंगे, ओ से, सीख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र को किससे दर्शाएंगे हम लोग, ओ से, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, इधर इसका इधर C1 मिलेगा, इधर का मिलेगा C2, क्योंकि दो ठोरा सेंटर है ना, इधर एक मिलेगा, एक ठोरा इधर मिलेगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इधर कौन सी मिला, C1 मिला, इधर क्या मिला, C2 मिला, ठीक है। अभी C1 C2 को भी हटा देंगे हम, बस ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया। हमको तो मुख्य फोकस पढ़ना है ना। मुख्य फोकस किससे कहेंगे, मुख्य फोकस, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इसी दोनों में से थोड़ा मुख्य फोकस रहेगा, किसको बोलेंगे उसको आइए समझ लेते हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है, कोई भी बिंदु, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस बिंदु। क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस बिंदु F1। क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस बिंदु F1, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा प्रथम फोकस बिंदु किसे कहेंगे, लिखेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रथम फोकस बिंदु। वो भी किस लेंस का, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु देखिए पहले रहता है, ठीक है। उसी तरह द्वितीय फोकस बिंदु भी चलिए देख लेते हैं। चलिए यहीं पर बगल में देख लेते हैं, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। इसको बोलेंगे कौन सी, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। द्वितीय फोकस बिंदु किससे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यानी द्वितीय फोकस बिंदु, मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है ना, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिल रही है का, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु F2 बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, उससे प्रथम फोकस। लेकिन नहीं, इसमें द्वितीय फोकस में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्वितीय फोकस। इसी को यानी कहीं पर भी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जहां पर भी मिलेंगे ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, मुख्य फोकस। ये कौन सी है, मुख्य फोकस। समझ में आया, मुख्य फोकस किसको बोलेंगे, प्रथम वाले को, द्वितीय वाले को। तो द्वितीय फोकस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। यानी प्रथम फोकस इधर रहेगा, द्वितीय फोकस उधर रहेगा, तो द्वितीय वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये तो किस लेंस के लिए देख लिए हम लोग, उत्तल लेंस के लिए। अब चलिए अवतल लेंस के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर एक लेंस बना लेते हैं, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। चलिए अवतल लेंस है, ये हो जाएगा कौन सी, मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस किसे, प्रथम फोकस का परिभाषा कैसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित, मान लिए मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु यहीं पर है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां आने वाली, यानी जहां पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहीं जा रही है काम, मुख्य अक्ष के स्थित इसी बिंदु पे जा रही है का, लेकिन बीच में क्या पड़ गया, लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखिए क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। मान लीजिए एक प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के इसी बिंदु से जाएगा ना, लेकिन नहीं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे निकल जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम फोकस बिंदु F1, ठीक है। क्या बोलते हैं, F1। इसमें देखिए F1 पहले मिला था, इसमें F1 बाद में, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, लेकिन मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकल रहा है इसे F1 बोलते हैं। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है उसे ही तो हम लोग क्या बोलेंगे, F1, ठीक है। तो क्या हो गया, F1 हो गया। इसको बोलेंगे प्रथम फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु अवतल लेंस में किधर होता है, दाहिने साइड में होता है, ठीक है। चलिए द्वितीय फोकस को भी सीख लेते हैं हम लोग। ये कौन सा लेंस है,
अवतल लेंस है, क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र ओ बोलेंगे, ठीक ना। दूसरा नियम ही कहता है, ठीक ना, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ना, लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं, तो प्रकाश को तो इधर उधर फैला देगा, क्या कर देगा, इधर उधर फैला देगा। लेकिन इसको जब आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा मुख्य अक्ष के भी इसी बिंदु पर मिल रही है का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, द्वितीय फोकस बिंदु यानी F2। यह जो F2 होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब आपसे कोई पूछेगा मुख्य फोकस F2 किधर आता है, अवतल लेंस में तो पहले रहता है, उत्तल लेंस में बाद में रहता है, ठीक है। इसलिए अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, इधर की दूरी क्या होती है माइनस, इधर की दूरी क्या होती है प्लस। अच्छा बताइए, प्रकाशीय केंद्र है यहाँ, मुख्य फोकस है यहाँ, फोकस दूरी यही मिल जाएगा का, फोकस दूरी इसका इधर मिला और फोकस दूरी इसका देखिए इधर मिलेगा का, प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य फोकस इधर, इधर फोकस दूरी किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। अच्छा अब बताइए किसकी फोकस दूरी प्लस हो जाएगी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, क्योंकि दाहिने साइड है, दाहिने साइड की दूरी क्या होती है प्लस, बाएं ओर की दूरी क्या होती है माइनस, तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यानी मुख्य फोकस पता होना चाहिए, यानी अवतल लेंस का मुख्य फोकस पहले रहता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बाद में रहता है। मुख्य फोकस की पहचान कैसे करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश आएगा, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे ही बोलेंगे मुख्य फोकस, बस सिंपल सी बात। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश आएगा, जब उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसे मुख्य फोकस, या फिर अवतल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। देख लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा, यहीं पर मिल गया मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा, लेकिन इधर तो मिलने की चांस नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले में मिल जा रहा का, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा का, इसलिए इसका मुख्य फोकस इधर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग को लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं अच्छे से समझ में आएंगे होंगे, ठीक है। जितनी भी परिभाषाएं हैं इन सबको हम अच्छे से समझा दिए हैं, इसको आप लोग अपने तरफ से लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है लेंस से, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, पहले नियम पढ़ेंगे फिर प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो चलिए अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हम लोग सीख लेते हैं। यानी प्रतिबिंब बनाने के टोटल 3 नियम होते हैं, कितने नियम, 3 नियम। चलिए अब तीनों को हम लोग बारी बारी से सीख लेते हैं। यानी पहले सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, फिर सीखेंगे अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है। यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, या फिर दोनों को एक ही साथ हम लोग सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला नियम हम लोग पहले सीख लेते हैं। कौन सा नियम, पहला नियम, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस देखिए इस तरह से बनता है, कहाँ, ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ई का हो जाएगा इसका मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मुख्य फोकस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशीय केंद्र ओ। किससे दर्शाएंगे, ओ से दर्शाएंगे, ठीक है। इसका कौन सी है, मुख्य अक्ष। अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इसका प्रथम फोकस इधर मिला, F1 मिला, इसका द्वितीय फोकस इधर मिला, F2 इधर मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस, ठीक है। चलिए यही बगल में हम लोग एक लेंस और बना लेते हैं। इस लेंस का नाम तो आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र ओ बोलेंगे, ठीक है। इसका देखिए F2 पहले मिलता है, यानी मुख्य फोकस पहले मिलता है, और F1 बाद में मिलता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। F2 को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसका मुख्य फोकस पहले मिला है, इसका मुख्य फोकस बाद में मिला, ठीक है। पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाएगा। कहां से, F2 से होकर के जाएगा। लेकिन अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। किससे, F2 से जाता हुआ प्रतीत होगा। मतलब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना। चलिए लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहां से होकर के जाएगा, F2 से होकर के जाएगा। कोई भी प्रकाश रहे, कितना वो भी प्रकाश रहे, मान लीजिए एक प्रकाश को और भेजना चाहते हैं, भेजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से जाएगा, F2 से होकर के जाएगा। इधर नीचे से भी प्रकाश को भेजना चाहते हैं, भेज दीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो कहां से जाएगा,
F2 से होकर के जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहला नियम यही कहता है कि मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश रहेगा, हम लोग जब प्रतिबिंब बनाएंगे मुख अक्ष के समांतर प्रकाश जाएगा, उसको कहाँ से भेज देंगे, F2 से। किस लेंस में, उत्तल लेंस में। अवतल में भी ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर वास्तव नहीं, F2 से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी कैसे खींचेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मान लिया मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। आपको बताइए ये तो प्रकाश को फैला देता है, ऐसा फैला देता है ना, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा ये कहाँ से होकर के जा रहा है, F2 से जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आ रहा है, कैसे मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आ रहा है, ये तो इसको प्रकाश को फैला देता है इधर उधर, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ये कहाँ से होकर के जा रहा है, F2 से होकर के जा रहा है। तो कौन सा नियम हो गया, पहला नियम, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए भी अवतल लेंस के लिए, ठीक है। पहला नियम यही है, मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश रहेगा, F2 से होकर के जाएगा उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में F2 से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम चलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम भी किस लेंस के लिए, इसी पहले उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे हम लोग, फिर अवतल लेंस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ई इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, वो बोलेंगे, ठीक है। इधर का रहेगा प्रथम फोकस F1, इधर का रहेगा द्वितीय फोकस F2, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य फोकस। F2 को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नियम ही कहता है, पहला नियम तो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश आया था, दूसरा नियम में करा है यदि कोई प्रकाश की किरणें कहां से जा रही हैं, F1 से। मान लीजिए F1 से कोई प्रकाश ऐसे जा रहा है, देखिए F1 से जा रहा है ना, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे निकल जाएगा, मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा। दूसरा नियम बस यही कहता है, यानी प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएंगे, मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। देख लीजिए कैसे चली गई, मुख अक्ष के समांतर। कोई भी प्रकाश, मान लीजिए एक प्रकाश और जा रहा है, कहां से जा रहा है, F1 से जा रहा है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे निकल जाएगा, मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। बहुत सारा प्रकाश मान लीजिए कहां से आ रहा है, F1 से आ रहा है, ठीक है ना। तो F1 से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएंगे, मुख अक्ष के समांतर। सिंपल सी बात याद रख लीजिए, F1 से जो भी प्रकाश जाएगा वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला नियम में मुख अक्ष के समांतर जो आता था वो F2 से गया, दूसरा नियम में F1 से जाएगा तो मुख अक्ष के समांतर निकल जाएगा। चलिए अवतल लेंस में भी देख लेते हैं, ठीक ना। इधर एक लेंस बना लेते हैं, इस लेंस का नाम तो पता है, ठीक ना। चलिए अवतल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक ना। इसको प्रकाशीय केंद्र वो बोलते हैं। इसका तो F2 इधर रहेगा, इसका F1 इधर रहेगा, F1 इधर रहेगा ना। अब बताइए प्रकाश F1 से होकर के जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वास्तव में नहीं जाएगा, F1 से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश ऐसा आ रहा है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये कहाँ से जाएगा, जा रहा है F1 से, लेकिन F1 से नहीं, F1 से होकर जाता हुआ प्रतीत होने वाला प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसे निकलेगा, मुख अक्ष के समांतर। देखिए यहाँ पर भी मुख अक्ष के समांतर निकल रहा था, तो यहाँ पर भी निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए F1 की ओर आता हुआ प्रतीत होने वाला, देखिए F1 की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है, का ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, F1 की ओर, लेकिन अवतल लेंस इसको क्या कर दे रहा है, अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर भेज दे रहा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, यानी F1 से होकर के जाएगा कोई प्रकाश तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, किस लेंस में, उत्तल लेंस में। यदि F1 की ओर आता हुआ प्रतीत होगा कोई प्रकाश तो भी मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, किस लेंस में, अवतल लेंस में, ठीक है। देखिए हमें दोनों में समांतर आ रहा था, F2 से होकर के गया, यहाँ देखिए F1 से होकर के जा रहा तो मुख अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम बहुत आसान रहता है, सबसे आसान नियम कौन सा है, तीसरा नियम, ठीक है। चलिए पहला नियम हो गया था, दूसरा नियम हो गया, और इधर बना सीख लेते हैं कौन सी नियम, तीसरा नियम, ठीक है। इधर कौन सा लेंस बनाएंगे, ठीक है, वही उत्तल लेंस, ई का हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र, किससे दर्शाएंगे हम लोग, ओ से दर्शाएंगे, ठीक है। इधर इसका कौन सा हो जाएगा, F1 हो जाएगा, इधर कौन सा हो जाएगा, F2 द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नियम यही कहता है कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, उनके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता। मतलब यदि कोई प्रकाश सी से होकर के जा रहा है, सी करें ओ से होकर के जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा। देखिए प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं हो। कहीं देखिए मार्ग कहीं विचलित हुआ, कहीं दिशा बदला, नहीं बदला, तो 21 बिंदु से गया है प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से कोई भी प्रकाश जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम, ठीक है। चलिए अवतल लेंस के लिए भी देख लेते हैं, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। ई इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र ओ, ठीक है। इसमें भी देखिए कोई प्रकाश की किरणें कहाँ से जा रही हैं,
प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो सीधे के सीधे निकल जाती है, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है? 3 नियम। इन्हीं तीनों नियम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। अभी आगे जस्ट तुरंत बनाना हम लोग सीखेंगे, इन 3 नियम को पता रहेगा तब। पहला नियम क्या कहता? मुखज के समांतर आएगा तो F2 से होकर के जाएगा, मुखज के समांतर आएगा तो F2 से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा नियम में कहता है F1 से जाएगा तो मुखज के समांतर हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है यानी F1 से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा तो मुखज के समांतर हो जाएगा अवतल लेंस में। तीसरा नियम देखिए, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये कौन सा नियम है? तीनों प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। चलिए अब आगे सीख लेते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। पहले सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कब कैसे बनता है, कितनी स्थितियों में बनता है। फिर सीखेंगे हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितनी स्थितियों में बनता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितने कंडीशन में बनता है, कितने प्रकार से बनता है, उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 कंडीशन में बनता है। 6 देखिए आपके सामने हम बना दिए हैं। अब चलिए इनको हम बारी बारी से इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितने कंडीशन में बनता है? 6 कंडीशन में, ठीक है। वस्तु की स्थिति के आधार पर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से, ठीक है। चलिए उनको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं 6 प्रकार से प्रतिबिंब मतलब कैसे बनेगा, यानी वस्तु 6 स्थिति में कैसे रखा जाएगा, कहाँ कहाँ वस्तु रखा जाएगा, ठीक है। चलिए उसको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। यानी पहला कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु अनंत पे हो, कहां पर हो? अनंत पे हो, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो। यहां देखिए एक शब्द आ गया 2f1, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे C1 और C2 होता था ना वक्रता केंद्र को, लेकिन C1 को यहाँ बोलेंगे कौन सी? 2f1, और C2 को क्या बोलेंगे हम लोग? 2f2। यहाँ C1 C2 का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि C1 के स्थान पे 2f1, C2 का स्थान पे 2f2। सब में देखिए 2f1 2f2 2f1 2f2, क्यों? क्योंकि देख लिए f1 पहले मिला, फिर 2f1, इधर f2 2f2, इधर f1 2f1, f2 2f2, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा कंडीशन कहाँ हो गया? वस्तु अनंत और 2f1 के बीच आ जाएगा। देख लीजिए पहले वस्तु कहां पर था? अनंत पे, यानी देखिए प्रकाश कहां से आ रहा पता नहीं चला, यानी अनंत से आ रहा। दूसरा कंडीशन देखिए अनंत और कहां? इधर 2f1 है, अनंत और 2f1 के बीच में स्थित आ गया, मतलब वस्तु आ गया। तीसरा देखिए वस्तु कहां पर आ गया? 2f1 पे आ गया। कहां आ गया? 2f1 पे। चौथा देखिए 2f1 और f1 के बीच में आ गया, ठीक है। पांचवा कंडीशन में कहा गया? वस्तु F1 पे आ गया। और छठवें कंडीशन में वस्तु कहा गया? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ गया। यानी टोटल के कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा? 6 कंडीशन में बनेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम और अच्छे से विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी आप मतलब इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। वो नियम पता होगा, आप लोग प्रतिबिंब आराम से बना लेंगे, ठीक है। पहला प्रतिबिंब देखिए कैसे बना, जब वस्तु अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो बहुत बड़ा वस्तु रहेगा। वस्तु कैसा रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, तो देखिए मुखज के समांतर प्रकाश आ रहा है। पहला नियम ये बताया है, मुखज के समांतर कोई भी प्रकाश आएगा उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगा? F2 से जाएगा। प्रतिबिंब कहां बनता है? यानी अपवर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं वह प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहीं काट रही है, का प्रकाश आ रहा है, लेंस से अपवर्तन हो रहा, अपवर्तन के बाद देखिए कहां काट रही है? F2 पर। इसका प्रतिबिंब कहां बन गया? F2 पर। अच्छा बताइए, वस्तु बहुत बड़ा रहा होगा, यानी वस्तु का आकार का होगा बहुत बड़ा, लेकिन प्रतिबिंब देखिए बहुत छोटा से बिंदु के आकार का बना, का प्रतिबिंब का आकार का हो जाएगा बहुत छोटा। लेकिन वास्तव में काट रहा है ना, तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। यानी प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। कल लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। यानी इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां पर है? अनंत पे है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर प्रतिबिंब बना? F2 पर। वस्तु का आकार बहुत बड़ा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बिंदु के आकार का। अब प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। वास्तव में काटा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है? उल्टा होता है। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, वस्तु को और पास लाइए और खींच करके पास लाएंगे, अनंत और इधर कौन सी बचा? 2f1। तो अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु आ गया, ठीक है। देखिए ये कौन सी है? 2f1 है, ठीक है। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में देखिए वस्तु को रख दिए हैं, एक प्रकाश को देखिए मुखज के समांतर भेजे हैं, तो हमेशा कहां से जाएगा? F2 से। कहां से जाएगा? F2 से गया। दूसरे प्रकाश को देखिए O से भेजे हैं, कहां से? O से, यानी प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, उनके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता। अब देखिए अपवर्तन के बाद एक दूसरे को कहीं काट रही है, तो देख लेते हैं। मुखज के समांतर आया है, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद इसे निकल गया है, सीधा इसे
जा रहा है अपवर्तन के बाद। देखिए दोनों एक दूसरे को वहीं काटा का, तो प्रतिबिंब जहाँ काटता वहीं बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब देखिए f2 और 2f2 के बीच में बना। अब देखिए लिखेंगे वस्तु की स्थिति अनंत और 2f1 के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति f2 और 2f2 के बीच। लेकिन वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु का आकार देखिए बड़ा है का, प्रतिबिंब छोटा बन गया। लिखेंगे वस्तु का आकार बड़ा, प्रतिबिंब का आकार छोटा। अब बताइए प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, वास्तव में काटा तो वास्तविक, और उल्टा है तो उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। दूसरा भी हो गया, ठीक है। तीसरा समझ लेते हैं। अब देखिए वस्तु को और पास लाएंगे, और वस्तु को पास लाएंगे। अभी देखिए 2f1 और अनंत के बीच में था, अब वस्तु आके कहाँ जाएगा, 2f1 पे। देखिए वस्तु आ गया कहाँ, 2f1 पे। यहाँ से देखिए वस्तु को वहीं पर रखे, एक मुखज के समांतर प्रकाश गया, f2 से गया, एक O से गया तो सीधा निकल गया। एक दूसरे को देखिए अपवर्तन के बाद यहीं काट दे रहे हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बन गया है, यानी वस्तु की लंबाई, ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों का होगा बराबर होगा, ठीक है। वस्तु कहाँ पर है, 2f1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f2 पर है। लिखेंगे वस्तु की स्थिति 2f1, प्रतिबिंब की स्थिति 2f2, ठीक है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है और कैसा बना है, उल्टा है। जब वस्तु 2f1 पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पे बनता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन हो गया। अब वस्तु को और पास ले जाइए, ठीक है। अब की कहाँ जाएगा, 2f1 और किसके बीच में, f1 के बीच में। तो वस्तु कहाँ आ गया, 2f1 और f1 के बीच में। वस्तु है मुखज के समांतर एक प्रकाश आया, ऐसे गया, एक प्रकाश O से आया, प्रकाशीय केंद्र से सीधा निकल गया। देखिए अपवर्तन के बाद यहीं काट रहा है, तो कहाँ पर काटा, देखिए 2f2 के बाद काटा का, तो लिखेंगे यानी जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 के बाद। इधर तो अनंत होता है, लिख सकते हैं 2f2 और अनंत के बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 2f2 के बाद बनता है, ठीक है। वस्तु देखिए छोटा था, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। वस्तु छोटा सा, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। अब वास्तविक बना और कैसा बना है, उल्टा बना। लिखेंगे वस्तु की स्थिति 2f1 और f1 के बीच में, प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 के बाद। वस्तु का आकार छोटा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, ठीक है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता, कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा कैसे दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ठीक है। अब पांचवा कंडीशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पांचवा में देखिए क्या कर रहा है, अब वस्तु को और पास लाएंगे ना, अभी तो 2f1 f1 के बीच में था, अब वस्तु आ जाएगा कहाँ, आज कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, f1 पर। अब देखिए वस्तु कहाँ पर आ गया, f1 पे। f1 पे आ गया तो मुखज के समांतर एक प्रकाश आया, इसे निकल गया f2 से, एक को O से भेजे सीधे निकल गया। क्या इधर कहीं आपस में आकर काटेगा, नहीं, ऐसा प्रतीत होगा। कहाँ पर काटेगा, ये अनंत पे काटेगा। कहाँ काटेगा, अनंत पे। जब अनंत पे काटेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। इसका मतलब जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। अब अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब तो छोटा बनेगा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है। और कैसा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। अनंत पे काटेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवा कंडीशन हो गया। छठवां कंडीशन में देखिए, अब वस्तु को और पास ले आएंगे ना, और पास ले आने मतलब f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। देखिए f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख दिए। एक प्रकाश को इससे भेजे, मुखज के समांतर गया, ये f2 से गया। एक को O से भेजा, ये सीधा निकल गया। का आगे एक दूसरे को काटेंगे कहीं, ये तो और दूर होते हुए जा रहे हैं, तो आगे तो कहीं कटवे नहीं करेंगे, आगे कहीं नहीं काटेंगे। लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाएं तो देख रहे हैं एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा पता चला। इसको और पीछे बढ़ाएंगे तो लेंस से पहले ही काट देंगे, ठीक है, यानी काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस से पहले ही बनता है, ठीक है। और भी कैसा बन गया, आभासी, और कैसा, सीधा, और वस्तु से बड़ा, ठीक है। यानी उत्तल लेंस में ये एक पहला कंडीशन है, जब प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी बन गया। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज्यादा पेपर में आता है, ठीक है। बाकी सब में वास्तविक उल्टा बन रहा है, इसमें कैसा बन गया, आभासी और सीधा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, वह कौन सा लेंस है जिसमें प्रतिबिंब आभासी तथा वास्तविक दोनों बनता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में आभासी भी बनेगा, वास्तविक। देखिए 5 ठो वास्तविक बना, 8 ठो आभासी बन गया। लेकिन अवतल लेंस भी पढ़ेंगे, उसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, ठीक है।
ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में खाली कैसे बनेगा, आभासी। अभी उसको आगे हम लोग बना करके सीखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग इस 6 कंडीशन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए पढ़ लेते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे हम लोग बनाएंगे, चलिए सीख लेते हैं, ठीक है। यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है, 2 ही प्रकार से बन सकता है। यानी वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिए, खाली 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, यानी 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए दोनों स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार वस्तु को कहाँ रख देते हैं, अनंत पर, ठीक है। एक बार वस्तु को कहीं पर भी रखिएगा, ठीक है, यानी अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उसके प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। अभी हम आपको बना करके भी समझाएंगे, पहले इसको देखिए, 2 प्रतिबिंब हम बना दिए, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे। अनंत से प्रकाश किरणें मुखज के समांतर आ रही है, मुखज के समांतर क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात देखिए इधर फैल जाएंगी, क्योंकि अपसारी लेंस भी इसको बोलते हैं, प्रकाश को फैला देगा। प्रकाश को तो फैला दिया, लेकिन इस प्रकाश को जब हम लोग थोड़ा सा पीछे बढ़ा रहे हैं, देखिए पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा कहाँ पर काट रही है, F2 पर काटते हुए प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 पर बनेगा। मतलब जब वस्तु अनंत पे है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। F2 को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं ना, तो ये F2 पर बनेगा। और भी कैसा बना, वास्तविक बना नहीं, कैसा बना, आभासी बना। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा। तो ये कैसे बनेगा, आभासी तथा सीधा। तो लिखेंगे वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर, ठीक है। वस्तु का आकार बहुत बड़ा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बिंदु के जैसा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, आभासी तथा सीधा, ठीक है। एक बार तो अनंत पे रख दिए, अब अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख के चेक लेते हैं। चलिए एक कंडीशन में कहीं पर भी रखने हैं, मतलब वस्तु को यहीं पर रख देते हैं। कहाँ पर, इधर तो अनंत है, हाई लेंस है, इसके बीच में कहीं पर भी रखना है, तो हम अनंत और कहाँ रख दें, सॉरी वस्तु को कहाँ रख दिए, 2F2 और F2 के बीच में यहीं पर रख दिए। कहाँ देखिए, एक प्रकाश को मुखज के समांतर भेजा, ये प्रकाश को उधर मोड़ दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कहाँ से होकर के जा रहा है, F2 से। ये कौन सी है, F2 से। एक प्रकाश को कहाँ से भेज दिए, प्रकाश केंद्र से, तो सीधे निकल गया। लेकिन एक दूसरे को देखिए, दोनों यही काट रहे हैं, कहाँ काटते हुआ प्रतीत हो रहा है इस रेखा को, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। यानी वस्तु अब कहीं पर रहे ना, हमेशा प्रतिबिंब में ही F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु कितना बड़ा रहे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है। तो देखना दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा ही बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा। यहाँ पर भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। चलिए एक कंडीशन और लेकर के हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। चलिए अवतल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र O, ठीक है। इधर कौन सी रहेगा, F2 रहेगा और 2F2 रहेगा। इधर क्या रहेगा, F1 रहेगा और 2F1 रहेगा, ठीक है। चलिए जहाँ कहिए आप वस्तु वहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग वस्तु को रख लेते हैं, चलिए इधर रख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। तो एक प्रकाश मुखज के समांतर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश को क्या कर देगा, ऐसा फैला देगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा ये कहाँ से होकर के जा रहा है, F2 से। ये F2 से होकर के गया, दूसरे प्रकाश को प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे तो सीधे निकल जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे सीधे निकल जाएगा। अब देखिए दोनों प्रकाश एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही है। कहाँ, किसके किसके बीच में काटी, F2 और लेंस के बीच में। यहाँ पर भी F2 और लेंस के बीच में हमेशा प्रतिबिंब वही बनेगा, ठीक है। इसलिए ये दुई कंडीशन बना, पहला अनंत पर रहेगा तो F2 पे, बाकी कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3 कंडीशन में बना करके देख लिए, यानी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी लेंस में किधर की दूरी प्लस होती है और किधर की दूरी माइनस। कब हम लोग प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है और किस लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यानी अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों में हम लोग देखेंगे किधर की दूरी प्लस होती है, कब माइनस होता है, ठीक है ना। चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहले उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस बना दिए हैं, इस लेंस को तो आप लोग जन्म करते हैं उत्तल लेंस है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक चतुर्थांश की कल्पना करेंगे। चतुर्थांश कैसे बनता है, पहले पूरा एक्स अक्ष है, यहाँ से एक अक्ष और खींचेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाई अक्ष,
ठीक है, क्या बोलेंगे वाई एच, ठीक है, तो प्लस एक्स एच होता है, ठीक है, हाई माइनस एक्स एच होता है, या फिर एक्स डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश लिख सकते हैं, हाई वाई एच प्लस हो जाएगा, हाई वाई डैश एच लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से देखिए हम लोग एक चतुर्थांश की कल्पना कर लिए, ठीक है ना। अब चतुर्थांश में क्या होता है, इधर की दूरी क्या होती है प्लस, इधर की दूरी क्या होती है प्लस, मतलब इधर कोई भी दूरी हमको नापना रहेगा किस पे नापेंगे हम लोग, प्लस में नापेंगे, और बाएं तरफ की दूरी क्या होती है माइनस, मतलब इधर कोई भी दूरी नापना रहेगा तो हमको क्या लेना पड़ेगा माइनस, यानी इधर की दूरी प्लस इधर की दूरी क्या हो गई माइनस। उसी तरह ऊपर की दूरी भी क्या होती है प्लस, ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, ठीक है, और ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, इसमें भी ऊपर की दूरी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है, ऊपर की दूरी क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और नीचे कोई भी दूरी हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे क्या हो जाएगा माइनस, यानी नीचे की दूरी क्या होती है माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए लेंसों में चिन्ह, ठीक है, यानी कौन सा चिन्ह प्लस, मतलब कब प्लस होगा किस लेंस के लिए, कब माइनस होगा, ठीक है, इसको हम लोग इस चिन्ह परिपाटी की सहायता से पता कर लेंगे, ठीक है। अरे लेंस के दाहिने ओर की दूरी है, मतलब लेंस है, लेंस के दाएं ओर की दूरी प्लस, इधर बाएं ओर की दूरी माइनस, ऊपर की दूरी प्लस, नीचे की दूरी माइनस, ठीक है। मान लिया प्रतिबिंब ऐसे सीधा बन रहा है तो प्लस होगा, उल्टा बन रहा नीचे की ओर तो माइनस हो गया, प्रतिबिंब इस साइड में बना प्रतिबिंब की दूरी प्लस, इस साइड में बना तो माइनस, ठीक। वस्तु को इधर रखेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अवतल लेंस द्वारा भी देख लेते हैं। चलिए हाई कौन सा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये कौन सा लेंस है अवतल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी एक चतुर्थांश की कल्पना कर लिए, ठीक है, हाई एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष, हाई एक्स डैश मान लीजिए इसको, ठीक है, इसको वाई मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए वाई डैश, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए दाहिने ओर की दूरी क्या होती है प्लस, प्लस लिखिएगा, ठीक है, बाएं ओर की दूरी क्या होती है माइनस, तो माइनस लिखिएगा, ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, तो प्लस लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ऊपर की दूरी क्या होती है प्लस, तो प्लस लिखिएगा, लेकिन नीचे की दूरी क्या होती है माइनस, तो माइनस लिखिएगा, नीचे की दूरी क्या होती है माइनस, तो माइनस लिखिएगा, यानी इधर कोई भी दूरी रहेगा तो माइनस, नीचे रहेगा तो माइनस, ऊपर रहेगा तो प्लस, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, ठीक है। बस इतना पता होगा तो आप लोग चिन्ह कभी भूलेंगे नहीं। अब इसी में देख लीजिए किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, किसकी माइनस होती है। अच्छा बताइए, हम बताए थे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है बगल मिलता है का, ठीक है, किस लेंस में उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस, फोकस मतलब एफ, इसका एफ का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि दाहिने ओर मिल रहा है का, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाई कौन सा लेंस है अवतल लेंस, ठीक है, कौन लेंस है अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस मिला था हे बगल मिला था का F2, ठीक है, तो इसका फोकस दूरी का हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ऋणात्मक यानी माइनस, ठीक है। यानी कि जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तब इसका बहुत उपयोग करेंगे, ठीक है। कह देगा कोई उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी प्लस 10 लेंगे, लेकिन अवतल लेंस रहेगा तब तो वहाँ का लेना पड़ेगा हमको -10। क्वेश्चन में माइनस प्लस नहीं देगा, वो हमको दिमाग लगा के पता करना पड़ेगा, किसकी सहायता से, चिन्ह परिपाटी की सहायता से। किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है तो उत्तल लेंस की, और किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है माइनस होती है तो अवतल लेंस की, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, ठीक है। लेंस सूत्र भी इसको बोल सकते हैं, या फिर UVF में संबंध क्या होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर सीख लेते हैं UVF में संबंध क्या होता है उसको, इसको हम लोग क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। लेंस सूत्र यानी UVF में संबंध, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस फार्मूले से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेंस सूत्र, क्या बोलते हैं लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेंस सूत्र यही कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। इस सूत्र को किस नाम से जाना जाता है लेंस सूत्र, या फिर बोल दीजिएगा UV और F में संबंध, ठीक है। जहाँ लिखेंगे कौन सी, जहाँ यानी F बराबर क्या होता है, F जो होता है ना उसको बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं फोकस दूरी, F से होता है फोकस दूरी, ठीक है। V से होता है प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की
दूरी। v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर होता है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। बस इतना आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। इस फार्मूले का डेरिवेशन भी होता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं पूछे, मतलब कट गया है, नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक ना, इसलिए डेरिवेशन नहीं करना। लेकिन इस पे सवाल आना है तो आना है पेपर में, फिक्स है, ठीक ना। इस फार्मूले पे सवाल आता है, ठीक ना। तो इस फार्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग, चल लेंस सूत्र बोलिए या फिर UVF में संबंध बोलिए, ठीक ना। तो UVF में संबंध क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F का होता है फोकस दूरी, U से क्या होता है, U से वस्तु की दूरी, और V से क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब वस्तु कितना दूरी पे रखा है उसको U से दर्शाएंगे, प्रतिबिंब कितना दूरी पे बना V से, और फोकस दूरी कितना है उसको किससे दर्शाएंगे हम लोग, F से दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया कौन सी, लेंस सूत्र। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि रेखी आवर्धन किसे कहते हैं, कौन सी, रेखी आवर्धन, ठीक है। चलिए बगल में पढ़ लेते हैं कौन सी, रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, रेखी आवर्धन, ठीक है। तो अब रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसको देखिएगा। रेखीय आवर्धन को हमेशा दर्शाते हैं हम लोग किससे, M से, क्योंकि M फॉर होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को क्या दर्शाते हैं, M से, मतलब मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब यही होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तुलना में छोटा बना या फिर बड़ा बना है, ठीक है। ये हमको कौन बताएगा, तो आवर्धन बताएगा। मतलब हम कह दिए किसी भी मतलब वस्तु का, ठीक है, प्रतिबिंब जो बना है वस्तु से 3 गुना बड़ा बना है, ठीक है। तो वहाँ रेखीय आवर्धन का मान हो जाएगा 3। मतलब अब से सुनिएगा, हम कह रहे हैं जैसे मान लीजिए हम कह दें किसी मतलब कहीं भी रेखीय आवर्धन हमको मिल गया 4 + 4, इसका मतलब ये होता है जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का 4 गुना बना है। मान लीजिए रेखीय आवर्धन मिला 2, तो वो जो प्रतिबिंब बना है वस्तु का 2 गुना मिला है, बना है। मान लीजिए रेखीय आवर्धन मिला 0.5, यानी आधा मिल गया ना, मतलब प्रतिबिंब बना है वस्तु का आधा बना है, ठीक है। रेखीय आवर्धन हमको यही बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या फिर छोटा बना है, ठीक है। तो इसलिए इसका परिभाषा यही हो जाता है, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय आवर्धन, ठीक है। यानी रेखीय कौन सी आवर्धन, M बराबर, ठीक है। रेखीय आवर्धन लिख लेते हैं, चलिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला लिख लेते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर किसकी लंबाई, पहले प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को यदि H' से दर्शा रहे हैं तो H' लिख लीजिए, बटे कौन सी, वस्तु की लंबाई, ठीक है। किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। इन दोनों की लंबाई को, यानी इसके लंबाई को हम किससे दर्शा ले, H से, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन M बराबर, देखिए एक फार्मूला मिल गया का, इसको दर्शाते हैं M से, M बराबर H' बटे कौन सी, H हो गया। एक फार्मूला तो ये भी होता है, या फिर एक फार्मूला और होता है M बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं हम लोग, V से, और वस्तु की दूरी को किससे दर्शाएंगे, U से। इस फार्मूले से भी हम लोग कौन सी निकाल लेते हैं, रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन के यहाँ 2 फार्मूला मिल गया, M बराबर H' बटे H या फिर V बटे U, ठीक है, या फिर कौन सी, V बटे U। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं M बराबर H' बटे H फिर बराबर कौन सी, V बटे U, ठीक है। ये फार्मूला हमको मिल गया किसका, रेखीय आवर्धन का। किसका हो गया, रेखीय आवर्धन का। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अब वास्तव में रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन हमको यही बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा बना है या फिर छोटा बना। अभी बताया M का मान मान लीजिए 2.5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब M का मान हम कह दिया 2.5 आ गया, प्रतिबिंब 2.5 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। M का मान लिए 10 आ गया तो प्रतिबिंब 10 गुना बना, मतलब 10 गुना बड़ा बना है। मान लीजिए M का मान 0.5 आ गया, मतलब 0.5 मतलब आधा होता है, तो प्रतिबिंब जो है वो आधा हो गया, यानी वस्तु का आधा बना है, ठीक है। हम कह दिए M का मान 1/3 आ गया, मतलब प्रतिबिंब वस्तु का 1/3 बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग M का मान यानी आवर्धन का मान दे करके हम लोग पता कर लेंगे वस्तु प्रतिबिंब बड़ा बना है कि छोटा बना, ठीक है। अब आवर्धन से एक चीज और पता कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आवर्धन से एक चीज और पता कर लेंगे, प्रतिबिंब आभासी बना कि वास्तविक बना है। यदि आवर्धन
किसका, यानी कौन सी, आवर्धन, ठीक है। यदि आवर्धन जो होता है, यदि आवर्धन धनात्मक रहेगा, ठीक है, प्रतिबिंब तब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा तथा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। याद कर लीजिए, यदि आवर्धन कैसा मिलेगा, धनात्मक, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा। यदि आवर्धन कैसा मिल जाएगा, ऋणात्मक, ठीक ना, यदि आवर्धन कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिल जाएगा, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। वास्तविक तथा कैसा मिलेगा, उल्टा, तथा कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है। तो आप लोग आवर्धन में प्लस माइनस देखकर बता सकते हैं प्रतिबिंब आभासी बना है कि वास्तविक बना है। यानी m का मान प्लस रहेगा तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा रहेगा, m का मान माइनस रहेगा तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है। जिसे इसको और अच्छे समझ लीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइए। हम कहते हैं m का मान -3 मिला है, इसका मतलब समझते हैं प्रतिबिंब कितना बना है, 3 गुना बड़ा बना है। मतलब 3 तो यही बताएगा ना, 3 गुना बड़ा बना है, लेकिन माइनस का बताएगा 3 गुना बड़ा बना है, लेकिन वास्तविक और कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। इस तरह से हम कह दिए कि m का मान मान लीजिए -1/2 बना है, m का मान कितना आ गया, -1/2। 1/2 मतलब आधा होता है, प्रतिबिंब आधा गुना हो गया, लेकिन माइनस है वास्तविक और उल्टा। हम कह दिए m का मान मान लीजिए 4 मिल गया, कितना मिल गया, 4 मिल गया, तो मतलब प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बना है, ठीक है। लेकिन प्लस यही बता रहा है, प्लस यहाँ छुपा रहता है ना, प्लस यही बता रहा है आभासी और कैसा बना है, सीधा। यानी प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना, क्या गुना बना है, 4 गुना बड़ा बना है, ठीक है। इस तरह से आवर्धन का मान देख करके हम लोग बता सकते हैं प्रतिबिंब आभासी बना है कि वास्तविक बना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग के अपवर्तन वाले चैप्टर का लास्ट हेडिंग बचा है, कौन सी, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, नहीं लेंस की क्षमता क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है ना। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। यानी लेंस की क्षमता जो होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ठीक है। यानी 1/f का मतलब देखिए फोकस दूरी का क्या कर दिया, व्युत्क्रम, यानी उल्टा कर दिए। जैसे हम कह दिए कि 2 का उल्टा 1/2, उसी तरह फोकस दूरी का उल्टा 1/f फोकस दूरी। देखिए यानी a/f का मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। कभी कभी डायोप्टर ना दे करके इसका मात्रक देखिए और कुछ भी दे सकता है। क्या दे सकता है, अब अच्छा बताइए, इसका मात्रक निकालना चाहे हम लोग तो 1 का मात्रक तो कुछ नहीं होता, लेकिन f का मात्रक होता है कौन सी, मीटर। तो बटे में तो इसको प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति। अब f का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ना। इसका एक अन्य मात्रक हो गया कौन सी, प्रति मीटर। या फिर आपको ये भी नहीं देखने को मिलेगा, इसी को प्रति मीटर को बोला जाता है कौन सी, मीटर इनवर्स। कौन सी, मीटर इनवर्स। तो लेंस की क्षमता का ये तीनों मात्रक होता है, कौन सी, डायोप्टर भी हो सकता है, प्रति मीटर भी हो सकता है, और मीटर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब लेंस की क्षमता का वास्तव में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मतलब यही होता है कि कोई भी लेंस जो है वो प्रकाश को कितना अधिक मोड़ दे रहा है, जितना अधिक मोड़ देगा उसकी क्षमता उतना अधिक होगा। अब कोई भी लेंस है, मान लीजिए वो प्रकाश को जितना अधिक मोड़ेगा उसका क्षमता उतना अधिक होगा, जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना कम। यानी प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। यानी जब लेंस से अपवर्तन होगा तो प्रकाश को कितना अधिक मोड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लेंस की क्षमता, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 लेंस है, एक लेंस मोटा है, एक लेंस पतला है, ठीक है। अब किस लेंस की क्षमता अधिक होगा, तो मोटे वाले लेंस की क्षमता अधिक होता है। यानी मोटा वाला लेंस प्रकाश को ज्यादा मोड़ेगा और पतला वाला लेंस प्रकाश को कम मोड़ेगा। अब इसका भी रीजन होता है क्यों मोटा वाला लेंस ज्यादा मोड़ेगा और पतला वाला लेंस कम मोड़ेगा, ठीक है। उसको चलिए हम फिगर से समझा देते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिएगा यहाँ पर 2 लेंस लिए हैं, एक लेंस थोड़ा सा मोटा है और एक लेंस यहाँ पर देखिए कैसे लिए हैं, पतला सा लेंस लिए हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं इस लेंस की भी फोकस दूरी यहाँ पर है f2, इसका भी फोकस दूरी यहाँ पर है f2। अच्छा आपको देख करके भी पता चल जा रहा होगा, एक फोकस दूरी कम है, इसका फोकस दूरी क्या है, अधिक। यानी मोटे वाले लेंस का, ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है,
कम होता है। क्या होता है? कम। अब पतले वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक ना, इतना तो पता होना चाहिए। अभी आपको बताया कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है, मतलब जिसका फोकस दूरी कम उसका लेंस की क्षमता ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रकाश को मोड़ेगा। जिसका फोकस दूरी ज़्यादा उसकी क्षमता कम, वो कम प्रकाश को मोड़ेगा। तो इसमें होता है किसकी फोकस दूरी कम है, तो मोटे वाले का ना एक फोकस दूरी क्या है? कम है, तो इसलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसका फोकस दूरी ज़्यादा है तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मोटा वाला लेंस जो है प्रकाश को ज़्यादा क्यों मोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी कम है। मतलब यहाँ से कोई प्रकाश आएगा तो ये सब मोड़ देगा, यहाँ देखिए यहाँ प्रकाश आएगा तो इसको इस तरह से मोड़ के भेजेगा। कौन ज़्यादा मोड़ा? आपको दिख रहा होगा कौन चीज? ये मोटा वाला लेंस प्रकाश को ज्यादा मोड़ दिया इसलिए इसकी क्षमता ज्यादा है। पतला वाला लेंस प्रकाश को कम मोड़ पाया इसलिए इसकी क्षमता कम है। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभी लेंस की क्षमता दे करके हमको पूछ देता है कि कौन सा लेंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि कोई भी लेंस का क्षमता दे दिया +3 डायोप्टर, कितना? +3 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि इसका मात्र डायोप्टर होता है ना, तो हम इसको देख करके बता देंगे ये कौन सा लेंस लगा होगा। अच्छा बताइए, लेंस की क्षमता प्लस है ना, इसका मतलब इसका फोकस दूरी प्लस रहा होगा। अब किस लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, इसलिए किस लेंस की क्षमता दिया? उत्तल लेंस का क्षमता दिया। ठीक है, यानी हम लोग पता कर लेंगे कि उत्तल लेंस, ध्यान सुनिएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है। का उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी हम लोग देख लीजिए लेंस की क्षमता को देख करके फोकस दूरी बता सकते हैं, फोकस दूरी देख करके क्षमता बता सकते हैं, और क्षमता को देख करके हम लोग लेंस भी बता सकते हैं कौन सा लेंस है कौन सा लेंस नहीं है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का वास्तविक मतलब यही होता है कि कोई भी लेंस जो है प्रकाश को कितना अधिक मोड़ देगा, जितना अधिक मोड़ेगा उसी को बोलेंगे हम, उसकी क्षमता उतना अधिक है। यानी प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इस फार्मूले को एक तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर में फोकस दूरी है ना, इसी को एक तरह से लिखना चाहेंगे, यदि इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे 100 से गुणा करना पड़ेगा। का तो P बराबर इसको लिखेंगे 100 का गुणा करेंगे 100 का नाम 100 बटे, अभी सेंटीमीटर में हो जाएगा F, ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ये भी फार्मूला होता है किसका? लेंस की क्षमता का। ठीक है, अब इस फार्मूले से लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी को किस में रखना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। इस वाले से निकालना चाहेंगे तो फोकस दूरी को किस में रखना पड़ेगा? मीटर में। दोनों से उत्तर सेम सेम आएगा। ठीक है, दोनों का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, या फिर प्रति मीटर या फिर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को लेंस की क्षमता भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हम लोग यानी जो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट हेडिंग था। ठीक है, यहाँ से हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।